नमस्कार, सुबह 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी जेडीयू सरकार का विश्वास मत, आज पार्टियों ने जारी किया व्हिप। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ आरजेडी जाएगी अदालत। डोकलाम मुद्दे के समाधान के लिए राजनयिक स्तरों पर प्रयास जारी। चीन, ब्राजील और अफ्रीका के एनएसए से मिले अजित डोभाल। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात का कार्यक्रम। पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ के भविष्य का फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनवाई। फैसले पर दुनिया भर की नजरें। राज्यसभा टीवी की पहली फिल्म राग देश आज होगी रिलीज। मुंबई में प्रीमियर में दौरान जुटे बॉलीवुड के सितारे। आजाद हिंद फौज के सेनानियों के खिलाफ चले मुकदमे की कहानी। और गोल्ड टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। पहली पारी में अब भी 446 रन की बढ़त। तीसरे दिन 5 विकेट पर 154 रन के आगे खेलेगा श्रीलंका। खबरें विस्तार से। बिहार में तेजी से बदले राजनीतिक समीकरण के बीच राज्य की बागडोर महागठबंधन के हाथ से निकलकर अब जेडीयू एनडीए के हाथों में चली गई है। इस पर पकड़ बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करना है। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की नई सरकार आज बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करेगी। विश्वास मत साबित करने के लिए बिहार विधानसभा में 11 बजे विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सभी विधायकों से इस महत्वपूर्ण सत्र में हिस्सा लेने की अपील की है। बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कल नीतीश कुमार और सुशील मोदी को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। इसके बाद नीतीश कुमार को सदन में बहुमत साबित करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया था। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने बैठक की। इसमें सत्र के लिए 2 एजेंडे तय किए गए। पहला एजेंडा पूर्ववर्ती महागठबंधन सरकार के 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मॉनसून सत्र बुलाने के फैसले को रद्द करना, जबकि दूसरा विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाने से जुड़ा है। नीतीश कुमार ने बहुमत का आंकड़ा होने का दावा किया है। एनडीए गठबंधन ने राज्यपाल को 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 132 विधायकों के समर्थन की सूची सौंपी है। इसमें जेडीयू के 71, बीजेपी के 53, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 2, लोक जनशक्ति पार्टी के 2, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का 1 और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। विधानसभा में आरजेडी के 80, कांग्रेस के 27 और सीपीआई-एमएल के 3 विधायक हैं। जेडीयू और बीजेपी ने अपने अपने विधायकों को विश्वास मत का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस ने अपने विधायकों को इसका विरोध करने के लिए व्हिप जारी किया है। बिहार में 24 घंटे से कम समय के अंदर हुई इस सियासी हलचल को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के अलावा कई दूसरे दल भी हैरान और नाखुश हैं। इनमें खुद जेडीयू के नेता भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के सियासी घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा है कि भ्रष्टाचार और सुशासन दोनों एक साथ नहीं चल सकते। राज्यसभा टीवी के संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू ने उनसे बात की। जब सरकार बनी थी बिहार में तो आपने ये कहा था कि 2.5 साल भी सरकार नहीं चलेगी। बिल्कुल, हमने सही कहा था और वो सही निकला। और इसलिए हमने कहा था कि एक तरफ में भ्रष्टाचार था, दूसरे तरफ में सुशासन था, तो दोनों एक साथ कैसे चलता। 1.5 साल के शासन पे अगर हम नज़र डालें बिहार में तो अभी तक कोई किस तरह का सुशासन नहीं था। तो अब एनडीए वहाँ पे आई है तो आपको लगता है कि सुशासन आएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में विकास का काम हो रहा है तो दिल्ली में भी एनडीए की सरकार, स्टेट में भी एनडीए की सरकार, और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको लेकर के जो है नीतीश जी आगे बढ़ेंगे। तो पासवान जी का मानना है कि जिस तरीके से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है उससे वहाँ पर विकास की गंगा बहेगी और सुशासन आएगा। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी।
देश के कई इलाकों में भारी बारिश से हालात खराब हैं। गुजरात में भारी बारिश के बाद अहमदाबाद और गांधीनगर में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। अहमदाबाद में पिछले 200 मिलीमीटर बारिश हुई है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 10 और टीम भेजी गई है। राज्य में अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश से गुजरात में हालात खराब हैं। पाटन और बनासकांठा के बाद अहमदाबाद और गांधीनगर में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम बचाव काम में लगी हैं। पिछले 2 दिनों में 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यहाँ से अभी तक हमने 100 से 150 आदमी को बाहर निकाल दिया है। तो लोग परिस्थिति में ऐसा है कि 4 से 4.5 फुट 5 फुट जैसा पानी भरेला है। नीचे पूरी बिल्डिंग में पानी भरेला था, तो हमने वो सब को बाहर निकाल दिया सलामत से। साबरमती नदी में पानी बढ़ गया है और अहमदाबाद एयरपोर्ट के ज्यादातर हिस्सों में भी पानी भर गया है। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग, 153 राज्य राजमार्ग, 674 अंदरूनी रास्ते अब भी बंद हैं। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप है। लोगों को खाने पीने के सामान की भी किल्लत हो रही है। अभी तक कोई खाना मिला नहीं है, किसी को रोटी वगैरह मिला नहीं है, पानी भी नहीं मिला, पानी भी नहीं है। हम पानी का पौध भी 3000 लेके आए हैं। हम अभी तक एक भी धारासभ्य काउंसिलर का संसद अभी भी आगे चला गया, तो उसने खुद भी पानी की चाय भी नहीं किए हुए है। राजस्थान में भी बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। सेना ने कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम में बाढ़ के हालात पर गुरुवार को राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा हुई। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन को बताया कि मानसूनी बारिश और बाढ़ से देश में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ का रिस्पांस टाइम सिर्फ 1 मिनट है और इस दौरान विपक्षी सांसदों ने देश में सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने की जरूरत बताई। लगभग 2 घंटे तक चली अल्पकालिक चर्चा के दौरान गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सांसदों के कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि असम समेत सभी राज्यों में मानसून से पहले ही सरकार ने बारिश की चेतावनी जारी की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने में ही आपदा राहत राशि की शुरुआती किस्त जा चुकी है। बादल फटने की घटनाओं पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है। We must also appreciate the people who are working on the ground day and night. Our NDRF team, they are not sent when there are disaster. They are already deployed in advance. इससे पहले कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में बीते 4 साल से लगातार बाढ़ आई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने न तो वहां का दौरा किया और न ही कोई सहायता राशि जारी की। कई अन्य सांसदों ने उनकी बात का समर्थन किया। After Modi ji came into power, there was 4 times flood in Assam, but he never visited in Assam. He never offered any special package to Assam. Several units in the federal of India and the Prime Minister and his cabinet colleagues have a greater responsibility to look after the whole of the country, not of one or two. Central government has failed in its duty to provide funds for dredging and modernization of these barrages. The government should think of linking the rivers, because it is a serious issue. Government can take up the question with the elected chief minister. There is always dispute between 2 states in sharing the waters. So it is nationalize all interstate rivers so that water resources of the country can be optimally utilized. At least link the southern rivers, starting from Godavari, that would satisfy or solve the problems which exist in the states of Tamil Nadu and other regions. कई वर्ष पहले केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में MOU एक साइन हुआ था जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। केन बेतवा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उस पर काम कब शुरू होगा। असम के 32 में से 28 जिले बाढ़ से पीड़ित हैं। सांसदों ने इससे निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि इराक में गायब हुए 39 भारतीयों को तब तक मृत घोषित नहीं किया जा सकता
जब तक इसका ठोस सबूत नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय तलाशी अभियान जारी है। बिना सबूत के किसी को मारा जाना कह देना, वो मर गया ये कह देना, ये व्यक्तिगत तौर पर पाप है और सरकार के लिए गैर जिम्मेदाराना है। इसलिए ना तो मैं गैर जिम्मेदाराना काम करूंगी और ना मैं पाप करूंगी। लेकिन इराक से गायब हुए भारतीयों के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने देश को गुमराह करने के विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले इराक में मोसुल से गायब हुए 39 भारतीयों को बिना ठोस सबूत के मृत घोषित नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में जांच जारी रखेगी। सुषमा स्वराज ने विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अगर निशान सिंह का भाई ये कहता है कि मेरा भाई रात को 2:30 बजे मेरे से 17 तारीख को बात की है, उसकी माँ कहती है और वो भी टेलीविजन पे कहती है कि 17 तारीख को मेरी बात हुई है, तो कैसे आप यकीन कर रहे हैं कि हरजीत मसीह ठीक है? मिसलीड क्यों कर रहा है इसका कारण मैंने बताया। आज कह रही हूँ और कुछ दिन रुक जाइए, ये रहस्य उजागर होगा कि वो कैसे, इसलिए वो मिसलीड कर रहा है। सुषमा स्वराज ने सदन को बताया कि मोसुल में पकड़े जाने के बाद इन लोगों को जेल में रखा गया था और 2016 में सबको बादुश जेल में भेज दिया गया, लेकिन इसके बाद किसी से संपर्क नहीं हो पाया है। 2016 के शुरू में उनको बदरूस प्रिजन ले गए, ये हमारी अंतिम जानकारी है। उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं। बदरूस ले जाने की बात वो 2016 के शुरू की कर रहा। ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है कि बदरूस जेल ढह गई, ये 3 महीने पहले की बता रहे हैं। सुषमा स्वराज ने कहा कि इराकी सरकार से जानकारी हासिल करने के बाद ही परिजनों को इस बाबत सूचना दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में सरकार का रुख ठीक नहीं है। मगर मैं ये बात क्यों कहा मैंने मिसलीड कर रही, एक वहां आई विटनेस था सर, जैसे मैडम ने अभी कहा कि मैं मिसलीड क्यों करूंगी, व्हाट डू आई गेन आउट ऑफ इट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग हर। व्हाट डज हरजीत मसीह, a man who was along with those 39 people, what would he get by saying they have been killed in front of my eyes? Be brief. IS आतंकियों ने इराक के मोसुल शहर में इन लोगों का अपहरण किया था। इसमें एकमात्र बचे हरजीत मसीह का दावा है कि बाकी लोगों को जंगल में गोली मार दी गई थी। वहीं इराक के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मामले में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यसभा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पब्लिक प्राइवेट भागीदारी विधेयक 2017 पारित हो गया है। कल पारित हुए इस विधेयक के तहत निजी और सार्वजनिक भागीदारी से बने ट्रिपल IT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलेगा। इस विधेयक को सभी पार्टियों का समर्थन मिला। हालांकि कई सांसदों ने कुछ अहम सुझाव भी दिए। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सभी मामलों पर सरकार ने गौर किया है। ये विधेयक लोकसभा से इसी सत्र में 19 जुलाई को पारित हो चुका है। लोकसभा में कल फिर से विपक्ष ने किसानों और भीड़ हत्याओं का मामला उठाया। कांग्रेस ने इस मसले पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में गुरुवार को विपक्ष ने भीड़ हत्या और किसानों का मुद्दा उठाकर कार्यवाही बाधित करने की कोशिश की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो बार बार नोटिस दे रहे हैं, लेकिन सरकार बहस के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा कि मेरे तरफ से कोई इसके बारे में बाधा नहीं है, सिर्फ सरकार को आप समझाइए। सरकार को समझाने की अगर समझ में आया तो समझाएंगे, सोए हुए लोगों को जगा नहीं सकते। Mob lynching issue is the most important issue. Trinamool Congress has given their notice also, and do you want to take part in that debate all out? 50 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है और लोग एक दहशत के माहौल में जी रहे हैं। सदन में हम चर्चा नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि चर्चा के लिए सभी दलों को सहमति बनानी होगी। कल जब बात आई थी कि आप तुरंत लगाइए, मैंने कहा जिस तरीके का माहौल है सब लोगों के साथ तय करो कब करना है। सरकार ने भी कहा था। और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने इन आरोपों को खारिज किया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने सांसदों के व्यवहार पर माफी मांगनी चाहिए। आप
बाहर के लिंचिंग के बारे में, बाहर के वायलेंस के बारे में बात करते हो, हाउस में जो एक घटना घटी इसके बारे में आपका राय क्या है? ये जायज है क्या? गतिरोध के कारण सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के दौरान स्थगित भी हुई। प्रणब गोस्वामी के साथ रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। मोटर वाहन विधेयक पर सभी दल अपनी आपत्तियां और संशोधन लिखित में देंगे। सोमवार तक इन्हें राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन को सौंपना होगा। उपसभापति के कार्यकाल में कल हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला हुआ। इन पर सड़क परिवहन मंत्रालय विचार करेगा और फिर मंत्रालय उपसभापति को लिखित जवाब सौंपेगा। इसके बाद फिर सर्वदलीय बैठक होगी। अगली बैठक में भी मामला नहीं सुलझा तो उपसभापति विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने पर विचार कर सकते हैं। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। The safety, honor and welfare of your country comes first. Run! Your own ease and comfort will come last. You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. Fire! रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। सब तो पहला मैं हिंदुस्तानी हाँ। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 8 अगस्त को राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें बलवंत सिंह राजपूत, तेजश्री पटेल और पीआई पटेल शामिल हैं। इन तीनों ने पार्टी भी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इन सभी को शंकर सिंह वाघेला का नजदीकी माना जाता है। वाघेला पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी ने बलवंत सिंह राजपूत को राज्यसभा उम्मीदवार में तीसरा उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। गुजरात में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दौरान कांग्रेस के कम से कम 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और गोवा की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इनमें बाहरी दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट शामिल है, जो कि सुरक्षित सीट है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की नांदयाल, गोवा की वालपोई और पणजी सीटों पर भी उपचुनाव होना है। गोवा के पणजी सीट से मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के चुनाव लड़ने की चर्चा भी है। चुनाव आयोग की विज्ञप्ति के मुताबिक इन 4 सीटों पर 23 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। 29 जुलाई को अधिसूचना जारी होने के बाद 5 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जिनकी जांच 7 अगस्त को होगी। कोई भी उम्मीदवार 9 अगस्त तक नाम वापस ले सकता है। वोटों की गिनती मतदान के 5 दिन बाद 28 अगस्त को होगी। देश के दुर्गम इलाकों और गांव देहात में रहने वाले किताबों के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि एनबीटी 60 साल पूरे होने के मौके पर इन इलाकों में किताबों की पहुंच बनाने के लिए कई नई कोशिशें करने जा रहा है। एनबीटी हर हाथ एक किताब नए नारे के साथ नया अभियान भी चलाने जा रहा है। एनबीटी पहली बार गांव देहात को केंद्र में रखकर राष्ट्रीय पंचायत पुस्तक मेले की एक अनूठी पहल करने जा रहा है। स्थापना के 60 साल के मौके पर एनबीटी ने युवाओं और बच्चों के साथ साथ महिलाओं पर भी फोकस किया है। पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। तो जो भारतीय डिजाइन संस्थान है एनआईडी, इसके साथ मिलकर हम एक अनुबंध कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो गई है ताकि हम अपनी जो प्रदर्शनियां लगाते हैं और जो अपनी पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं उनमें आधुनिकता आए, उनमें आकर्षण बढ़े। एनबीटी राष्ट्रीय संस्कृत पुस्तक मेला आयोजित करने की भी तैयारी कर रहा है और पहली बार किताबों के डिजाइनों को युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने को भारतीय डिजाइन संस्थान के साथ गठजोड़ करने जा रहा है। देश में हर साल 85,000 किताबें छपती हैं। प्रकाशन क्षेत्र में 16,000 से ज्यादा प्रकाशक लगे हैं।
ई बुक्स और संचार क्रांति की चुनौतियों के बाद भी किताबों में लोगों की रुचि कायम रहे, इसके लिए एनबीटी का खास जोर है। वो 31 भाषाओं में किताबें छापता है और अब जोर क्षेत्रीय भाषाओं पर ज्यादा है। Process in our mission, we hope you'll give us continuous support and we'll get encouragement from your support. 6 दशक के इस मोड में तमाम योजनाओं को लेकर एनबीटी कहां तक सफल हो पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर रामेश्वरम में उनकी याद में बने स्मारक का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने युवाओं से एपीजे अब्दुल कलाम के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में भागीदार बनने की अपील की। रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के स्मारक का गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। डीआरडीओ ने रामेश्वरम में करीब 2 एकड़ में बने इस स्मारक का डिजाइन और निर्माण किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने विकसित और मजबूत भारत बनाने के सपने को पूरा करने में सहयोग मांगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम जीवन पर्यंत एक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जुटे रहे। 125 करोड़ देशवासियों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा वो प्रेरित करते रहे। ये प्रेरणा हमें 2022 तक न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में बहुत मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक में एपीजे अब्दुल कलाम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रपति कलाम के परिवार के सदस्यों से भी मिले। इस मौके पर कलाम संदेश वाहिनी को भी रवाना किया गया, जो 15 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम से अयोध्या के बीच चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को भी रवाना किया। उन्होंने मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के अनुमति पत्र भी सौंपे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजिंग में जारी ब्रिक्स देशों की बैठक का आज आखिरी दिन है। भारत की ओर से बैठक में हिस्सा ले रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल सकते हैं। कल उन्होंने बैठक के इतर चीन के एनएसए यांग चीजी से मुलाकात की। इस बीच भारत ने फिर यह संकेत दिया है कि डोकलाम से एक तरफा सेना नहीं हटाई जाएगी। भारत ने कहा कि डोकलाम मुद्दे पर दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए राजनीतिक स्तरों पर कोशिशें जारी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि आस्ताना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच बनी सहमति के आधार पर भारत चीन के साथ निकट भागीदारी मजबूत करने का इच्छुक है। बागले ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध का होना बहुत महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही कह चुका है कि विवाद को झगड़े का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। इस बीच ब्रिक्स देशों के टैक्स अधिकारियों ने कल कराधान सहयोग के लिए तंत्र बनाने से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। जो हमने कहा है कि बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए उसका हल करने का हमने अपनी अप्रोच ना सिर्फ डोकलाम मुद्दे के प्रति बल्कि पूरा जो हमारा सीमा है, बॉर्डर है, उसको चीन के साथ उन मुद्दों का समाधान करने के लिए भी जो हमारी नजरिया है, हमारा अप्रोच है, हमारी जो सोच रही है, उसको हमने पूरी तरीके से स्पष्ट बता दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए आज का दिन मुश्किल भरा हो सकता है। पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ के राजनीतिक भविष्य का आज फैसला होगा। अदालत सुबह 11:30 बजे फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। नवाज और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोप हैं। फैसले पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोगों की नजर है। फैसला अगर नवाज शरीफ के खिलाफ गया तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। पनामा पेपर लीक्स मामले में नवाज शरीफ के परिवार के लोगों के नाम सामने आने के बाद से ही विपक्षी पार्टियां उन पर हमलावर हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं। राज्यसभा टीवी की पहली फिल्म राग देश आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का कल मुंबई में प्रीमियर हुआ। इसमें राग देश की टीम के अलावा कई फिल्मी सितारे और निर्देशक पहुंचे। उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की और उसकी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी। मुंबई में गुरुवार को राज्यसभा की टीम की फिल्म राग देश का प्रीमियर हुआ। इसमें बॉलीवुड के कई सितारे और कलाकार शामिल हुए। राग देश की टीम और राज्यसभा टीवी के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे।
लाइक अगर हिस्ट्री को दिखाना चाहिए तो इस तरह से दिखाना चाहिए। वी हैड अ लॉट ऑफ मूवीज़ जो हिस्ट्री पे बनी है, अच्छी बनी है, बट इसके बाद मुझे लगता है बेंचमार्क चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतना रियलिज्म, इतनी ऑथेंटिसिटी मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखी है। आई विश तिग्मांशु ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। तिग्मांशु हमेशा अच्छी फिल्में ही बनाता है एंड यस होपिंग कि छोटी फिल्म लेकिन बिजनेस बड़ा करे। 28 जुलाई को रिलीज हो रही के प्रमोशन के लिए राग देश की टीम पिछले कई दिनों से जुटी है। बुधवार को राग देश के सितारे जैसलमेर पहुंचे और कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई की। Really happy to be a part of this. I play the role of Captain Dr. Lakshmi Sehgal. She's a doctor. She was a captain. I'm really happy to be playing the role. सीखने को मिल रहा है इतना, जो एटीट्यूड है इधर लोगों का, जो स्टाइल है आर्मी का, जो तौर तरीके हैं, उनको देखकर आई एम लीविंग टुडे एज अ वेरी चार्ज्ड अप मैन। थैंक यू 68 बटालियन द ग्लैडिएटर्स। टीम ने बॉर्डर पर सुरक्षा बलों में लगे जवानों को राज्यसभा टीवी के बैनर तले बनी फिल्म राग देश के बारे में बताया। वो देश की आजादी की लड़ाई जिस तरह से लड़ी गई वो इस फिल्म में देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा ये आपको देखने को मिलेगा कि रेड फोर्ट ट्रायल के दौरान कैसे देश पूरा एकजुट हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। दरअसल इतिहास को जानने का हक इस देश के हर उस नागरिक को है जो लोकतंत्र में, कौमी एकता में यकीन रखता है। फिल्म आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चले मुकदमे पर बनी है। राग देश फिल्म 28 जुलाई को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। गोल्ड टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। श्रीलंका के 5 विकेट सिर्फ 154 रन पर गिर चुके हैं। अभी भी श्रीलंका भारत से पहली पारी में 446 रन पीछे है। उस पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। दिलरुवान परेरा 6 रन और एंजेलो मैथ्यूज 54 रन बनाकर क्रीज पर हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 2 विकेट, जबकि उमेश यादव और आर अश्विन को 1-1 विकेट मिले। और इससे पहले भारत की पहली पारी 600 रनों पर खत्म हुई। चेतेश्वर पुजारा 153 रन बनाकर आउट हुए। अजिंक्य रहाणे ने 57 रनों की पारी खेली। पहला टेस्ट मैच खेल रहे हार्दिक पांड्या ने 49 गेंद पर 50 रनों की धुआंधार पारी खेली। कल सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 190 रनों की पारी खेली थी। श्रीलंका की तरफ से नुवान प्रदीप ने 6 विकेट झटके। प्रख्यात साहित्यकार महाश्वेता देवी की आज पहली पुण्यतिथि है। 14 जनवरी 1926 को ढाका में जन्मी महाश्वेता देवी का पिछले साल आज ही के दिन निधन हुआ था। महाश्वेता देवी ने पत्रकार, लेखक, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। उनके 100 से ज्यादा उपन्यास और 20 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। महाश्वेता देवी ने अग्निगर्भ, अमृत संचय, आदिवासी कथा और अरणेर अधिकार जैसी कालजयी रचनाएं की। साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1977 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। महाश्वेता देवी को 1986 में पद्मश्री, 1996 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2006 में पद्म भूषण से नवाजा गया। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी जेडीयू सरकार का विश्वास मत आज, पार्टियों ने जारी किया व्हिप। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ आरजेडी जाएगी अदालत। डोकलाम मुद्दे के समाधान के लिए राजनयिक स्तरों पर प्रयास जारी। चीन, ब्राजील और के एनएसए से मिले अजीत डोभाल। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात का कार्यक्रम। पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ के भविष्य का फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनवाई। फैसले पर दुनिया भर की नजरें।
राज्यसभा टीवी की पहली फिल्म राग देश आज होगी रिलीज। मुंबई में प्रीमियर के दौरान जुटे बॉलीवुड के सितारे। आजाद हिंद फौज के सेनानियों के खिलाफ चले मुकदमे की कहानी। और गोल्ड टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। पहली पारी में अब भी 446 रन की बढ़त। तीसरे दिन 5 विकेट पर 154 रन के आगे खेलेगा श्रीलंका। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।